नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। बंगाल में माहौल कुछ बदला बदला सा है और ममता बनर्जी इन दिनों पुराने उन कामों को दोहरा नहीं पा रही जो कुछ समय पहले तक कर चुकी हैं। वो डरी हुई हैं, परेशान हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए उसके बाद तो लगता है अगर हम वही काम फिर से दोहराएंगे तो फिर इसके बाद गिरफ्तारी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए डरी हुई ममता बनर्जी अब फिर से वो काम नहीं कर रही और अधिकार भी नहीं है। आजकल ऐसी स्थिति है कि वो मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन पुलिस बल उनके पास नहीं है। डीजीपी को फोन करके भी बोलेगी कि चलो मेरे साथ, ईडी की छापेमारी हो रही है तो वहां पर हमें कुछ फाइल लेनी है, ईडी के अधिकारियों को रोकना है, तो ऐसा पुलिस वाले भी नहीं करेंगे जो डर पुलिस अधिकारियों के अंदर है। ये डीजीपी जो पहले थे अभी सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही है और वो वकील रखकर अपने लॉजिक दे रहे हैं, तो अब क्या करेंगे। इस बीच ईडी ने माहौल को और गर्म कर दिया है, थोड़ा परसेप्शन बना दिया कि ममता बनर्जी की सरकार कितनी करप्ट रही है और इस परसेप्शन में एक और झटका ममता बनर्जी को दिया जिसमें चुनावी रणनीति भी उनकी प्रभावित हो रही है। अभी तक कंफ्यूजन ममता बनर्जी की आंकड़ों के खेल में फंसी हुई थी। 34 सीटें ऐसी है जिसमें जीत हार का मार्जिन 5000 रहा और 5000 से 10,000 वाले 44 सीट रहे। उनमें कैसे भारतीय जनता पार्टी इस बार एज ले रही है, तो हमें उन क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, ये सब आंकड़े जो बना रहे थे उस पर तो एसआईआर की प्रक्रिया में आगे जो 27 लाख वोट कटे हैं उससे भी पूरा आंकड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन इस बीच आईपैक के ऊपर छापेमारी हो रही है। पिछले दिनों आईपैक के दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता के ठिकानों पर छापेमारी की गई, उसमें गिरफ्तारी नहीं की गई। मुंबई में भी छापेमारी की गई, गिरफ्तारी नहीं की गई। और एक नया नाम भी सामने आया कि आईपैक के इस कॉन्स्पिरेसी में विजय नायर क्या कर रहा था, जो कि कभी कम्युनिकेशन हेड हुआ करता था। ये आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का दायां हाथ, जो कि घोटालों के लिए मशहूर, पहले कभी शराब कंपनियों के लिए ऐड बनाते बनाते शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल के लिए करवाया और फिर ये कोयला घोटाले में गोवा पैसे भेजने में एक भूमिका निभाई आईपैक के लिए भी। और आईपैक में जो पिछले दिनों छापेमारी हुई उसमें कुछ दस्तावेज सामने आए और उसके बाद इस बार छापेमारी के साथ आईपैक की एक को फाउंडर को उठाकर ले गई ईडी की टीम, उठाकर भी ले गई और ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाई। पिछली बार प्रतीक जैन के खिलाफ छापेमारी हुई थी तो उस समय तो ममता बनर्जी लावो लश्कर के साथ ईडी के अधिकारियों से भिड़ने चली गई थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं कर पाई। विनेश चंडेल जिसकी गिरफ्तारी ईडी ने की और उठाकर ले गई, अभी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये ममता बनर्जी के उन ठिकानों के बारे में पूछा जाएगा कि कहां कहां इलेक्शन फंडिंग हो रही है। और जैसे गोवा के चुनाव में 20 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल से ले गए, 2772 करोड़ रुपए के कोयले घोटाले में से, और उसके अलावा जो पैसे थे वो पैसे कहां गए। ये 20 करोड़ का ही तो घोटाला था नहीं, और वो उन पैसों का इस्तेमाल जो अभी इलेक्शन के लिए अलग अलग अकाउंट से हो रहे हैं, यानी कि सिर्फ टीएमसी के अकाउंट से नहीं होते, बल्कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे बिजनेस पर्सनालिटी पैदा किए जिसके सेल कंपनियों के जरिए ये घोटाले का पैसा चुनावी फंडिंग के तौर पर चुनावों में उपयोग किया जाए। करोड़ों कैश का मामला है, लेकिन विनेश चंडेल को अचानक से उठाकर ले गई। ममता बनर्जी की धड़कन बढ़ गई क्योंकि आईपैक के 3 ऐसे को फाउंडर थे। फाउंडर तो प्रशांत किशोर ही रहा, लेकिन उसका सहयोग देने वाला 3 लोग। जब प्रशांत किशोर आईपैक से अपने आप को अलग किया कि नहीं अब हम बिहार में राजनीति करेंगे, तो उस समय 3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई। एक ऋषिराज सिंह, दूसरे विनेश चंडेल और तीसरा प्रतीक जैन। प्रतीक जैन को पश्चिम बंगाल में बिठा दिया गया और विनेश चंडेल ये पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों की जिम्मेदारी लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल से उसका भी कनेक्शन बना रहा। लेकिन उसके साथ
एक और ऋषिराज सिंह जिसे बेंगलुरु साउथ इंडिया में भेज दिया गया। नहीं, साउथ इंडियन स्टेट्स की जिम्मेदारी आपकी है, छोटे मोटे बड़े जितने भी चुनावी कैंपेन का काम होगा आपके पास होगा। लेकिन ये तीनों के तीनों इस कोयले घोटाले में जरूर शामिल हैं। प्रशांत किशोर का नंबर भी आने वाला है क्योंकि उसके 3 को फाउंडर जो आईपैक के थे वो तीनों तो राडार पर आ गए। इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। पहले प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई, प्रतीक जैन के ये कोलकाता में उसके घर पर छापेमारी हुई, अभी उसको समन भेजा जा चुका है। डरा हुआ इतना है कि पूरे आईपैक की टीम को कह दिया है मोबाइल में कोई डाटा मत रखना, चुनाव से संबंधित डाटा भी मत रखना, क्योंकि जो मैनिपुलेशन का काम ये लोग चुनाव के समय करता था, पैसों का खेल भी ये हवाला के जरिए खेलता था, वो सब पर तो इस समय ईडी ने रोक लगा दी है। तो प्रतीक जैन के बाद नंबर आया ऋषिराज सिंह का। ये ऋषिराज सिंह के ठिकाने बेंगलुरु में, मुंबई में और उसके अलावा दिल्ली में भी था। इस पर जब नजर पड़ी तो पिछले 1 सप्ताह पहले ईडी की टीम इन तीनों जगह पर छापेमारी की। फिर एक पता चला कि विजय नायर की भी भूमिका है। आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से इतने बेहतर संबंध इसलिए नहीं रखे हुए था कि दोनों को एक दूसरे से चुनाव में फायदा होगा, बल्कि इसलिए रखे हुए था कि दोनों का एक जो पुल का काम करने वाला बिचौलिया था वो दोनों के लिए घोटाला स्क्रिप्ट करता था, घोटाले की तैयारी करता था, ये बताता था कि कैसे घोटाले स्कैम किए जाए, और वो विजय नायर था, जिसके कारण साउथ इंडिया में ये बीआरएस से, केसी रामाराव से ये संबंध अरविंद केजरीवाल के बेहतर हुए। और उसके बाद इन लोगों ने ममता बनर्जी के स्टेट में भी घोटाले के स्क्रिप्ट तैयार की, वहां से भी अरविंद केजरीवाल के संबंध बेहतर हुए। ममता बनर्जी दिल्ली आती हैं तो केजरीवाल के घर पर उनका स्वागत होता है। लेकिन अब तो ये सारे लोग फंसे हुए हैं। प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह के बाद विनेश चंडेल का नंबर था और उसके ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। लेकिन जो सामने आया कि ऋषिराज सिंह और प्रतीक जैन से बड़ा खिलाड़ी ये चंडेल है, इसलिए चंडेल को ईडी उठा कर ले गई और इस पूरे घोटाले के बारे में उसने कुछ जानकारी दी। कुछ गवाह सामने भी आए हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि अगला नंबर तो अभिषेक बनर्जी का ही है, क्योंकि जो अशोक मिश्रा ने गवाही दी ईडी के सामने, उसने कहा कि विनय मिश्रा के जरिए ये पैसे टीएमसी के खातों में गए और विनय मिश्रा वही है जो कि सबसे करीबी माना जाता रहा अभिषेक बनर्जी का, और इसमें एक बिचौलिए का काम करने वाला माजी था जिसे लाला कहा जाता था, वो भी इन पैसों की हेराफेरी करता था। ये पूरी कड़ी जुड़ी हुई है और उसमें रुचिरा बनर्जी जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी है उसका भी नाम आया, क्योंकि वो भी एक कंपनी चलाती थी जो कि सेल कंपनी के तौर पर उपयोग किया जाता था। बाद में जब ये कोयले घोटाले का पैसा उसमें जाने लगा तो इन लोगों ने अपना नाम बाहर कर लिया उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ये इस्तीफा देकर बाहर चले गए, क्योंकि इन लोगों को पता था कि कंपनी की जांच होगी तो हमारे जांच की आंच पहुंचेगी हमारे घर तक और हमारी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इन लोगों ने नाम तो बाहर कर लिया, इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन जांच खत्म नहीं हुई, उनका नाम भी सामने आया, समन भी जारी किया और उनसे पूछताछ भी हो रही है। लेकिन इस बीच अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में गए कि मेरा नाम हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली। मतलब ये चुनाव के बीच जो चंडेल की गिरफ्तारी हुई, अब ऋषिराज सिंह की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद प्रतीक जैन की गिरफ्तारी होगी, और कुछ समय पहले, ये 2-3 दिन पहले ही पार्थ चटर्जी के घर पर भी ईडी की छापेमारी हुई। यानी कि एसएससी घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, उसमें भी अब और छापेमारी होनी है। और इसके अलावा 19 ऐसे बड़े नेता ये टीएमसी के हैं जो ईडी के इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हैं, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेज हैं, उनके घरों पर भी छापेमारी होनी है। यानी 2742 करोड़ का ये इलेक्शन फंडिंग ममता बनर्जी की, टीएमसी की, ये सब में तो जब्ती शुरू हो गई है। और उसके साथ ही ईडी इनके नेताओं के खिलाफ अलग अलग इलाकों में, कभी कोलकाता में छापेमारी होगी, कुछ समय पहले आसनसोल में छापेमारी हुई, उसके बाद बर्धमान में होगी, क्योंकि वहां ही ये जो बर्धमान पुरुलिया का क्षेत्र है, उन जगहों पर ही ये कोयला घोटाला सबसे पहले सामने आया था। वहीं के कोल फील्ड से इन लोगों ने कोयले उड़ाए थे।
पैसे कमाए थे, इसलिए उन क्षेत्रों में भी होगी। अब छापेमारी ऐसी हो रही है कि हर रोज ममता बनर्जी को लग रहा है कि इन छापों से उन क्षेत्रों में हमारा चुनाव प्रभावित हो रहा है। और आईपैक की टीम इतनी डरी हुई है कि जो आंकड़े ये लोग उनसे मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अभी जब पूरे वोटर लिस्ट फाइनल हो गया, 7 और 9 तारीख को फ्रीज कर दिया गया, जब आंकड़े सामने आ गए, बूथ वाइज रिपोर्ट सामने आ गई, तो उसके बाद अब जो मार्जिन के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए टीम चाहिए, वो तो आईपैक की ही टीम थी, और आईपैक की टीम अभी दुबकी हुई है। ये प्रतीक जैन के साथ कोई दिखना नहीं चाह रहा, डरा हुआ है कि देखो कल प्रतीक जैन को उठाकर ले जाएगी ईडी की टीम, और उसके बाद उसके जो सेकंड थर्ड इन कमांड रहेगा उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगा, यानी कि उसको भी हिरासत में ले सकती है। तो इसलिए ये ममता बनर्जी ने सारे पैतरे जो रचे थे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के आधार पर, इन्होंने जो पूरे पश्चिम बंगाल में डर की राजनीति पैदा की थी, अब एक एक करके उनके डर की राजनीति खत्म होती जा रही है। और ममता बनर्जी अब तो कोलकाता में टिक ही नहीं पा रही, छिपकर भागती फिर रही है, कभी बर्धमान, कभी बांकुड़ा, कभी मुर्शिदाबाद, कभी मालदा। स्थिति यह है कि इनके ऊपर कांग्रेस की भी ऐसी टेढ़ी नजर है कि पूरे वो बेल्ट मुस्लिम इलाके, मालदा से लेके मुर्शिदाबाद से लेके उत्तरी दिनाजपुर तक, उन क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपना चुनावी कैंपेन केंद्रित कर दिया है, जिसके कारण इनको लगने लगा परेशानी तो ऐसी है कि इस बार तो ममता बनर्जी अपनी इज्जत बचा ले, सम्मानजनक सीटें ले आए, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए परेशानियां तो बढ़ रही है। अभी कितने और टीएमसी के नेता दबोचे जाएंगे इस चुनाव के बीच, क्योंकि इस वक्त तक अभी जो कई ऐसे स्क्वाड बनाए चुनाव आयोग ने, उसने 500 करोड़ रुपए अलग अलग जगहों पर चुनाव के समय जो कैश में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, या फिर जो अलग अलग सामान भेजे जा रहे थे, साड़ियां भेजे जा रही थी, इन सब मिलाकर यानी 5 राज्यों में 50% जब्ती पश्चिम बंगाल में हुई है। हर जगह बैरिकेडिंग है। इसलिए ममता बनर्जी की समस्या यही है कि चुनाव प्रचार तो छोड़ दो, ये अपने नेताओं को बचा पाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।